1857। एक साल, एक ऐसा विद्रोह जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आज हम उसी नाटकीय और काफी उलझी हुई कहानी में उतरने वाले हैं। वो कहानी जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव तक को कंपा दिया था। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक राइफल की गोली के बारे में फैली एक छोटी सी अफवाह एक पूरे साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई? देखिए, ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो देखिए, आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस एक कारतूस की जिसने चिंगारी का काम किया। फिर हम उस ईंधन को देखेंगे जो सालों से सुलग रहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये एक सिपाही विद्रोह से एक बड़ा जन विद्रोह बन गया। विद्रोहियों का सपना क्या था, अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया, और आखिर में हम तस्वीरों की उस जंग की बात करेंगे जो आज तक लड़ी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 के लिए वो चिंगारी थी एक ग्रीज्ड कारतूस, एक चिकना कारतूस। आइए देखते हैं कि कैसे बस एक अफवाह ने दशकों से दबे हुए गुस्से की आग को भड़का दिया। जरा सोचिए, ये सब कितनी कितनी तेजी से हुआ। 10 मई को मेरठ में सिपाही बगावत करते हैं। अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर खड़े हैं, और 12 मई आते आते पूरी दिल्ली उनके कब्जे में है। और बेचारे मुगल बादशाह बहादुर शाह ना चाहते हुए भी इस पूरे विद्रोह के लीडर बना दिए जाते हैं। ये सिपाहियों के अपने शब्द हैं, और यही बात इस पूरे मामले को इतना गंभीर बना देती है। उन्होंने सीधे बादशाह को जाकर बताया कि उनकी असली तकलीफ क्या है। ये उनके लिए सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, नहीं, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वो लड़ने और यहाँ तक कि मरने को भी तैयार थे। हाँ, तो वो कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली कहानी तो उस ईंधन में छिपी है जो लगभग 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो चलिए अब जरा उन गहरी वजहों को समझते हैं, उन शिकायतों को जिन्होंने इस आग को इतनी हवा दी। देखिए, 1820 के दशक से ही अंग्रेज एक के बाद एक ऐसी नीतियां ला रहे थे जिन्हें बहुत से भारतीयों ने अपने रहन सहन, अपने तौर तरीकों पर हमले की तरह देखा। सती प्रथा का अंत करना, वेस्टर्न एजुकेशन लाना, एक एक करके राज्यों को हड़प लेना। लोगों को लगने लगा था कि उनकी पूरी दुनिया ही बदली जा रही है, और वो भी उनसे बिना पूछे। और ये शब्द ये ब्रिटिश इरादों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के वो कुख्यात शब्द हैं जो दिखाते हैं कि वो अवध को हड़पने के लिए कितने उतावले थे। तो फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अवध इस विद्रोह का इतना बड़ा सेंटर बना। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि अवध पर कब्जे का असल असर क्या हुआ। तालुकदार, मतलब वहां के बड़े बड़े जमींदार जो समाज की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रातों रात अपनी जमीनें खो बैठे। 1856 के बाद उनकी जमीन का हिस्सा घटकर लगभग आधा रह गया था। मतलब अंग्रेजों ने एक ही झटके में पूरे सोशल स्ट्रक्चर को तोड़कर रख दिया, और जाहिर है इससे जबरदस्त गुस्सा भड़का। और सिर्फ यही नहीं, सेना के अंदर भी हालात बदल रहे थे। एक वक्त था जब ब्रिटिश अफसर और भारतीय सिपाही एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन 1840 आते आते ये रिश्ता नस्लीय भेदभाव और शक से भर गया। अफसर खुद को सिपाहियों से बहुत ऊपर समझने लगे। वो जो पुराना विश्वास था ना, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो अब देखिए, हमारे पास चिंगारी भी है और दशकों से इकट्ठा हुआ ईंधन भी। अब सवाल ये है कि ये आग सिर्फ सिपाहियों तक ही क्यों नहीं रही? कैसे ये एक सिपाही विद्रोह से बढ़कर पूरे उत्तर भारत में फैले एक बड़े जन विद्रोह में तब्दील हो गई? और यहाँ इन दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है सिपाही विद्रोह, यानी फौज के अंदर बगावत, और दूसरा है जन विद्रोह। ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, ये एक जन विद्रोह बन चुका था जिसमें आम लोग, किसान, जमींदार, कारीगर, हर कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया था। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है, वो ये कि इस विद्रोह का एक खास पैटर्न था। एक छावनी से दूसरी छावनी तक सब कुछ लगभग एक ही तरीके से हो रहा था। पहले कोई संकेत दिया जाता, जैसे बिगुल बजाना, फिर फौरन हथियारों और खजाने पर कब्जा, और फिर सरकारी इमारतों पर हमला।
ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इससे साफ पता चलता है कि विद्रोहियों के बीच अच्छी खासी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विद्रोही चाहते क्या थे? मतलब अगर अंग्रेज चले जाते तो वो कैसा भारत बनाना चाहते थे? इसका जवाब हमें उनकी अपनी ही घोषणाओं और प्रोक्लेमेशंस में मिलता है। और ऐसा ही एक बहुत जरूरी दस्तावेज है आजमगढ़ घोषणा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें विद्रोहियों के दिमाग में झांकने का एक मौका देता है। पता चलता है कि वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, नहीं, उनके पास एक विजन था। वो एक नई दुनिया बनाना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया जैसी अंग्रेजों के आने से पहले हुआ करती थी। और ये घोषणा मतलब बड़ी ही समझदारी से तैयार की गई थी। देखिए, इसमें समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ था। जमींदारों से कहा गया कि टैक्स कम होगा, व्यापारियों से वादा किया गया कि उन्हें खुला बाजार मिलेगा, सरकारी मुलाजिमों को बेहतर तनख्वाह और इज्जत का वादा किया गया। ये हर किसी को अपने साथ जोड़ने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी। लेकिन इतनी बड़ी बगावत के सामने ब्रिटिश साम्राज्य भी चुप बैठने वालों में से नहीं था, और उनका जो पलटवार हुआ वो उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा क्रूर और सोची समझी रणनीति के तहत था। अंग्रेजों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत इस विद्रोह को कुचलने में लगा दी। नए कानून पास किए गए जिनके तहत किसी भी आम अंग्रेज को यह हक दे दिया गया कि वो किसी भी हिंदुस्तानी पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दे सके। और विद्रोह की सजा सिर्फ एक थी, मौत। ये सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, ये बदला लेने का वक्त था। और ये आंकड़ा जरा इस पर गौर कीजिए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों का सामना असल में किससे था। एक ब्रिटिश अफसर का अंदाजा था कि अकेले अवध में 3/4 मर्द आबादी विद्रोह में शामिल थी। सोचिए, 3/4। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये एक पूरे के पूरे समाज का विद्रोह था। लेकिन लड़ाई सिर्फ मैदान पर ही नहीं लड़ी गई। एक और जंग थी जो लड़ी जा रही थी, और वो थी तस्वीरों की, कहानियों की जंग। एक ऐसी लड़ाई कि इस पूरी घटना को याद कैसे रखा जाए। और सच कहूं तो ये लड़ाई आज भी कहीं ना कहीं जारी है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बनती हैं। एक तरफ ब्रिटिश नजरिया है जिसके लिए विद्रोही बर्बर और शैतान थे और अंग्रेज खुद हीरो थे, और दूसरी तरफ है भारतीय राष्ट्रवादियों का नजरिया जिनके लिए ये विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी थे और ये विद्रोह आजादी की पहली लड़ाई थी। घटना एक ही है, लेकिन उसे देखने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बहुत मशहूर ब्रिटिश पेंटिंग है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसमें ब्रिटिश हीरो को बड़ी शान से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। पीछे यूनियन जैक लहरा रहा है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमने हालात पर काबू पा लिया है, हम जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने हीरो तैयार किए। इनमें सबसे बड़ा नाम बनकर उभरी झांसी की रानी। उन्हें एक ऐसी योद्धा के रूप में दिखाया गया जो घोड़े पर सवार होकर अन्याय और विदेशी हुकूमत से लड़ रही है। वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। तो बात आकर यहीं रुकती है। 1857 की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि ये भी है कि उसे सुना कौन रहा है। जब इतिहास लिखने वाले ज्यादातर लोग विजेता पक्ष के हों, तो फिर हारने वालों की, उन आम सिपाहियों, किसानों और विद्रोहियों की असली आवाज को हम कैसे सुने? पूरी कहानी को खोज निकालना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।